मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार लगातार अलग अलग घटनाओं के चलते तुलसीराम जी के ऊपर जातिवादी उत्पीड़न जारी रहता है और उसके बाद अचानक एक हादसा हो जाता है। जो शेरपुर वाली घटना होती है उसका वे पूरा ब्यौरा देते हैं और इस बाबत जांच पड़ताल करने के लिए स्वयं शेरपुर जाते हैं। और वहां जाने के लिए अनेक लोग उन्हें मना करते हैं क्योंकि वहां के भूमिहार जमींदार अत्यंत खूंखार माने जाते रहे हैं और दलितों के मसीहा या मददगार होने के नाते उन पर जानलेवा हमला होने की आशंका भी जताते हैं। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ये इंसिडेंस मैंने पिछले एपिसोड में अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन उसे अब मैं पूरा कर दूंगी। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। अनपढ़ किंतु समझदार इंद्रदेव चमटौली क्यों जलाई गई के जवाब में कुछ बताने से डरने लगा तथा वह हाथ जोड़कर बोला, ई बतिया जमीर दरवा जानी जई है तमा जिंदा न बची पई बो। किसी से भी ना बताने की कसम खिलाकर इंद्रदेव ने घटना का सही सही विवरण बताया। सबसे पहले उसने शेरपुर के कुख्यात प्रधान महेंद्र राय सहित जोगू राय, बाघा राय, बुद्धू राय, बदन राय तथा बम्मे राय जैसे अनेक जमींदारों के नाम लिए जो दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे रहते थे। 360 घरों वाली दलित बस्ती में जलाए जाने का विवरण कुछ इस प्रकार था। राधे श्याम नामक युवक को लल्लन राय ने 26 अप्रैल 1975 की शाम को भूसा ढोने के लिए बुलाया। उसके साथ उसकी वयस्क बहन दुलरिया भी थी। रात को भूसा ढोने से इनकार किए जाने पर दुलरिया के साथ लैंगिक रिश्ते कायम करने की धमकी मिली। डरकर दोनों भाई बहन अपनी झोपड़ी में भाग गए। फिर बनारसी नामक दूसरी दलित स्त्री को किसी काम के लिए बुलाया गया। दूसरे दलित व्यक्ति को दिन भर अथक परिश्रम करने की थकान के कारण बनारसी ने भी रात को भूसा ढोने से इनकार कर दिया। यह एक संयोग ही था कि उसी रात को लल्लन राय के पिता रामचंद्र राय तथा मंगला राय का एक खलिहान में कत्ल हो गया। कत्ल किसने किया, यह एक रहस्यमय घटना थी, किंतु शेरपुर के भूमिहार जमींदारों ने इस कत्ल में राधे श्याम और बनारसी का हाथ होना निश्चित कर दिया। इन दोनों को बुलाया गया और जहां कत्ल की हुई लाशें पड़ी थी वहीं ले जाकर जमींदारों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। जिस समय राधे श्याम और बनारसी को बेरहमी से पीटा जा रहा था उस समय भावर कोल थाने में थानेदार तथा कुछ अन्य पुलिस वाले वहां उपस्थित थे। थानेदार ने जमींदारों को मनाने की कोशिश की, किंतु उसके बदले उसे भी जान से मार देने की धमकी मिली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थानेदार वहां से भाग निकला और उसने गाजीपुर के अन्य पुलिस अधिकारियों को फोर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना दी। जब तक पुलिस आई तब तक राधेश्याम और बनारसी दम तोड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर इस चीज की तसल्ली रहती है कि पुलिस प्रशासन जो था उसने मुस्तैदी दिखाई दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर, जो मैं समझती हूँ एक सुखद संयोग है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफी भ्रष्ट रहता है और जातिवाद के खिलाफ कुछ भी करने से ये भी मना कर देते हैं, लेकिन यहां पर मुस्तैदी दिखाते हैं। साथ ही 360 घरों की चमटोली शमशान हो चुकी थी। 3 अन्य दुधमुहे बच्चे जलकर अपनी माताओं को छाती पीटने पर मजबूर कर चुके थे तथा सैकड़ों पुरुष पशु भी आत्मदाह कर चुके थे। तो अब यहाँ पर एक बात यह है कि बात बात में कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होती हैं। आज भी बदस्तूर ये उत्पीड़न जारी है। उन्नाव वाली घटना में दलित बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया। ये घटना को आप मना नहीं कर सकते। उसके बाद लगातार जान से मारने की धमकी और न्याय लेने के लिए जब उनके माता पिता और रिश्तेदार आगे बढ़े तो बारी बारी से सबका एक्सीडेंट करवा कर उन्हें सड़क हादसों का रूप दे दिया गया, उनकी मौत को। उसके अलावा कुछ टाइम पहले की घटना है, दलित से वो हरियाणा के दलितों की बस्ती जलाए जाने पर वहां पर जो 2 बच्चे सो रहे थे अपने घरों में, वो भी जलकर खाक हो गए थे। मुझे लगता है आप में से काफी लोगों को अभी भी ये घटना याद होगी और जो लोग हरियाणा से हैं
वो तो इस बाबत जरूर कुछ और रोशनी डालें कमेंट सेक्शन के जरिए। आग लगाने की शुरुआत अति विचित्र ढंग से की गई थी। इंद्रदेव ने मुझे बताया कि गांव के प्रधान महेंद्र राय ने करीब 500 सशस्त्र भूमिहारों के साथ सर्वप्रथम गांव में पूजी जाने वाली भगवती माई का शुद्ध घी से हवन किया। हवन की जलती हुई आग से महेंद्र राय ने एक झोंपड़ी को जलाने की शुरुआत की। फिर 500 की भीड़ को बोलो भगवती माई की जय, बोलो महावीर की जय जैसे अफीमची नारे लगाते हुए पूरी चमटोली को जला डाला। तो ये एक किस्म का अनुष्ठानिक वध होता है, दलितों का इस तरह जलाया जाना। अरुंधति रॉय जी की पुस्तक से मैंने ये शब्द लिए हैं, अ डॉक्टर एंड अ सेंट, जिसके सह अनुवादक रतन जी भी थे। एक था डॉक्टर, एक था संत नामक पुस्तिका अरुंधति रॉय जी की। उसमें वे इस बात का जिक्र करती हैं कि किस प्रकार दलितों का जो वध होता है वो एक अनुष्ठानिक वध होता है। तो ये जो घटना है, ये जो प्रसंग है, ये बिल्कुल उन शब्दों से मेल खा रहे हैं। भीड़ ने पुलिस को बस्ती में प्रवेश न कर देने का असफल प्रयास किया, किंतु चमटोली में घुसकर पुलिस ने 50 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये सारी घटना 27 अप्रैल 1975 की सुबह को घटी थी। इंद्रदेव ने आगे बताया कि शेरपुर गांव के भूमिहारों के पास 18 ट्रैक्टर 50 की संख्या में पंपिंग सेट तथा कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाली मशीनें थी, अतः ट्रैक्टरों का डीजल छिड़क छिड़क कर पूरी चमटौली जलाई गई। इतनी सारी जानकारियां मैंने उस जले हुए खंडहर में विराजमान 50 दलितों से हासिल कर ली थी, अतः मैंने कुछ और खंडहरों पर नजरें फेर लेना चाहा। मेरे इस अभियान को देखकर शाहनवाज खान बोल पड़े, तू ता ई खणहरनवा के आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिस्ट वन जैसे कंकड़ पत्थर ढूंढे लगला। जवाब में मैंने कहा कि कंकड़ पत्थर वाला तो नहीं, मैं इन खंडहरों में सामंती जुल्म की कहानी ढूंढने वाला आर्कियोलॉजिस्ट अर्थात पुरातत्ववेत्ता जरूर हूं। कहने का मतलब यह है कि वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि जिस तरीके से वो कंकड़ पत्थर का एक का मुआयना कर रहे होते हैं, उनके दोस्त उनको बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक एक चीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं कंकड़ पत्थर की। तो उस पर तुलसी राम जी कहते हैं कि जले हुए खंडहरों का आर्कियोलॉजिस्ट तो मैं जरूर हूं। अशरफी नामक एक बुढ़िया छिछले टिन के पत्थर में जले हुए कोयले के चूरन की तरह कुछ अनाज लेकर मेरे सामने खड़ी होकर अपना दुखड़ा सुनाने लगी। लगभग 3 घंटे के पर्यटन के बाद मैं उसे शमशानी खंडहरों से विदा हुआ। 50 दलित तथा साथ हाथ जोड़े हमें नमस्कार करते हुए तब तक देखते रहे जब तक हम भूमिहारों की बस्ती की आड़ में न चले गए। उन खंडहरों में मैं यही सोचते हुए निकला कि शायद उन दलितों में से मैं पहला उनका अपना आदमी था जिससे उन्होंने खुलकर बातें की। शेरपुर के वे खंडहर मेरे लिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के खंडहरों से जरा भी कम नहीं थे। अब सिर्फ मुझे एक ही बात खटक रही थी कि मैं किसी भूमिहार जमींदार से बातचीत नहीं कर पाया। मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ दूर आगे जाने पर धोती कुर्ता पहने एक 50 वर्षीय सज्जन मिले। वे भी मोहम्मद बाद जा रहे थे। देखने में वे ही जमींदार लगे। मैंने उनका गांव पूछा, जवाब में शेरपुर मिला। मन ही मन में बड़ा खुश हुआ और कुछ दांव पेच से काम लेना चाहा, अतः चमारों के प्रति कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैंने उनसे कहा, चमरा बौरा गयल हुए, दिनवे डाकू हो तो जाव हुए। मेरे इन शब्दों को सुनते ही उन सज्जन का सीना फूलने लगा और मेरी ओर बड़े प्यार से देखते हुए सर्वप्रथम भारतीय संविधान पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मत कहिए साहब, संविधान में संशोधन करके चमारों को तमाम सुख सुविधाएं दी गई हैं। वे कलेक्टर, एसएसपी तथा मंत्री होने लगे हैं, जिससे उनका दिमाग चढ़ गया है। ना चाहते हुए भी तुरंत मैंने हामी भर दी। परिचय पूछने पर उस सज्जन ने अपना नाम रामाधार राय बताया, जो शेरपुर मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य थे। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। चमटोली जलाए जाने की घटना पर
जब कुछ कहने के लिए प्रश्न किया तो रामाधार राय ने बताया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, हम सरकार के सामने कभी नहीं झुकेंगे, चाहे भले ही हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हमारा शेरपुर गांव अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुका था। आगे उन्होंने कहा कि घटना के तीसरे दिन 12 गांव में हमारी बिरादरी अर्थात भूमिहार के 40 जवान बंदूकों से लैस होकर हम लोगों से मिले और इस इलाके के तमाम चमारों मुसहरों को नेस्ता नाबूद कर देने की इजाजत मांगी, किंतु हम लोगों ने उन्हें ठहरने को कहा। तो यहां पर भी ये दलित समाज के लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक कर देखो, हम जब चाहें तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं, लेकिन ये तो हमारा बड़प्पन है कि हमने अभी अपने जो सहयोगी हैं उनको रोक रखा है तुम्हें मसलने से। रामाधार राय ने यह भी बताया कि 12 गांव वाले भूमिहार मुकदमा लड़ने के लिए 24,000 रुपया चंदा देकर वापस चले गए। इस तरह हमारी बिरादरी से 1 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है। मैं रामाधार प्राचार्य की बातों को अचंभित होकर सुनता रहा। तो यहां पर मुझे शरण कुमार लिम्बाले जी की एक कहानी याद आ रही है। कहानी का नाम मैं भूल रही हूं, लेकिन उसमें नायक नायिका की प्रेम के ऊपर वो कहानी थी। नायक जो है वो दलित वर्ग से आता है और नायिका जो है वो सवर्ण वर्ग से आती है। तो उनके प्रेम प्रसंगों का जब जिक्र या खुलासा होता है तो जो सवर्ण लोग होते हैं वो किस प्रकार दलितों के ऊपर हमला कर देते हैं, और जो नायक है उसके पिता जो है वो चौधरी भी दिखाए हैं, सरपंच भी दिखाए हैं अपने गांव के, और थोड़ा रुपए पैसे से भी सक्षम दिखाए हैं, और किस प्रकार उनका नरसंहार किया जाता है, किस तरीके से नायक जो है वो बच जाता है। तो वहां पर भी यही जिक्र दिखाया था कि जमींदार या सवर्ण लोग जो है वो कहते हैं हमारे पास इतनी खेती बाड़ी है, कुछ बीघे जमीन बिक भी गई तो क्या हो गया, लेकिन हम फिर दोबारा मुकदमा लड़कर लौटेंगे, जीत कर आएंगे, क्योंकि प्रशासन भी हमारा अपना है, और दोबारा इनका नरसंहार करेंगे। तो यहां पर ये प्रसंग बिल्कुल हूबहू वैसे ही लग रहे हैं कि चंदा इकट्ठा हो चुका है, मुकदमा लड़ने की तैयारी हो चुकी है, और प्रशासन इनका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। वो इस बात की चुनौती दे रहे हैं। मोहम्मदाबाद पहुंचने पर उन्होंने मुझे चाय पिलाई। चाय के बाद मैंने उस गुरुजी को प्रणाम करता हुआ बनारस जाने के लिए बस स्टेशन की ओर चल पड़ा। संयोगवश राय साहब ये मान बैठे थे कि मैं भी भूमिहार होऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरा परिचय नहीं पूछा। पहले ही तुलसीराम जी कह चुके हैं कि उन्होंने थोड़ा टैक्टिक से काम लिया कि किसी तरीके से इनसे बात और निकलवाई जाए, तो जो दलित लोग हैं उनके खिलाफ वो अपशब्द कहते हैं। चलते चलते शाहनवाज खान ने मेरी बात मोहम्मदाबाद के कुछ दुकानदारों से कराई। दुकानदारों ने बताया कि कोई भूमिहार यदि 100 रुपए का सामान लेता है तो 50 रुपए देकर चलता बनता है। शेष मांगने पर बड़े गर्व से शेरपुर वासी कहकर मारने की धमकी देने लगते हैं। अब शेरपुर वासी वे क्यों इतने सीना फुलाकर बोलते हैं, इसका जिक्र भी आगे है। राम नरेश चौधरी नामक एक दुकानदार ने बताया कि सन 1968 में शेरपुर गांव के कुछ भूमिहार छात्रों ने एक दुकान पर पकौड़ी खाई। पैसा मांगने पर दुकानदार से कुछ कहासुनी हो गई। इस छोटी सी घटना के कारण दूसरे दिन शेरपुर से सैकड़ों भूमिहारों ने बंदूकों, भालों और गणासों से लैस होकर पूरे मोहम्मदाबाद कब्जे को ही लूटने के लिए धावा बोल दिया। किंतु उस समय कस्बे से के कुल 16,000 नागरिकों की सूझबूझ के कारण बड़े पैमाने पर खून खराबा होते होते बचा। तो मतलब यदि आप पकौड़ी खा लेंगे, कोई गरीब बेचारा आपसे पैसे मांगेगा तो उसके साथ किस तरह का सुलूक ये लोग करते हैं, उसका जिक्र है इस प्रसंग में। अंग्रेजों के जमाने में शेरपुर के डॉक्टर शिव पूजन राय नामक एक महान क्रांतिकारी अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए थे। उस स्थान पर मोहम्मदाबाद में शहीद पार्क बना हुआ है, किंतु शेरपुर के सामंतों ने दलितों पर अपने जुल्म के कारण उस क्रांतिकारी की छवि को धूमिल कर दिया। तो कोई एक व्यक्ति गलती से क्रांतिकारी हो गया, अब उसकी भी व्याख्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जो है अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो क्रांतिकारी उनको बोला जा रहा है या अंग्रेजों से कुछ अनबन के चलते कुछ ऐसा घटित हुआ कि अंग्रेज उन पर गोली चलाने को आमादा हो गए। तो जरूरी नहीं कि वो कोई क्रांतिकारी घटना ही हो, लेकिन इतिहास में जिस तरीके से लेखन किया गया है बढ़ा चढ़ाकर अपने लोगों की तारीफ का, तो ये भी एक हो सकता है वैसा ही कुछ इंसिडेंस हो।
लेकिन उसको लेकर साल दर साल माना जा रहा है कि हम लोग बहुत वीर हैं, हम लोग अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके। शेरपुर तथा मोहम्मदाबाद के बीच मैं जिससे भी मिला उससे अत्याचार की ही दास्तां सुनी। तो यहां पर हो सकता है वाकई वो क्रांतिकारी हो, या ये भी हो सकता है कि ये घटना भी बाकी अन्य घटनाओं की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से ही इतिहास में दर्ज की गई हो। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि भरपूर जानकारी इसके लिए चाहिए, शोध चाहिए, जो अभी फिलहाल हमारे पास तो मौजूद नहीं है, तो आत्मकथा में ये प्रसंग आया है तो पता चला है कि इस तरह की भी कोई घटना थी। चलते चलते बस अड्डे के पास हरिराम नामक इंटर में पढ़ने वाले दलित छात्र से मुलाकात हो गई। वह शेरपुर इलाके का रहने वाला था। उसने बताया कि उसके घर पर कई बार पुलिस का छापा पड़ चुका था। पुलिस उसे नक्सलवादी बताकर धमकाती थी। बेचारे निर्दोष हरिराम ने मुझे नक्सलवादियों के बारे में कुछ जानना चाहा कि यह क्या चीज होती है। मतलब नक्सलवाद का आरोप उस बेचारे बच्चे पर लगता है, लेकिन उसे यह तक नहीं मालूम कि नक्सलवाद क्या होता है। जब हरिराम को संक्षेप में बताते हुए मैंने अपने बारे में कहा कि नक्सलवादी आंदोलन पर BHU से PhD कर रहा हूं, तो वह चौंक गया और कहने लगा कि भाई साहब, आप तो बड़े हिम्मती हैं। यह तथ्य बड़ा रोचक है कि सन 1975 में दलितों को नक्सलवादी कहकर पुलिस तंग करती थी, किंतु लगभग 40 साल बाद आज भी इसी आरोप में देश के अनेक हिस्सों में दलित आदिवासी अकूत हिंसा तथा जमींदार पुलिस के अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। तो यहां पर जो लोग कहते हैं कि अब ये घटनाएं नहीं होती हैं, वहीं पर तुलसीराम जी ने 40 साल बाद भी उन्हीं घटनाओं के रिपीटिशन की बात कही है। मैं 16 मई 1975 की देर शाम शेरपुर से बनारस वापस आया, किंतु मेरे दिमाग में लगातार उस गांव में दलित खंडहर कौंधते रहे। बिना किसी अपराध के निर्दोष दलितों के ऊपर अत्याचार की शेरपुर की विचित्र कहानी थोपी गई थी। फिर भी यह घटना अपवाद नहीं थी। देश के अनेक हिस्सों में यही कहानी आज भी दोहराई जाती है। ये जो है, इसका पहला संस्करण 2014 में लिखा गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। तो उस वक्त भी तुलसीराम जी का यही मानना था कि आज भी यही घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। तो ये जो शेरपुर की घटना है, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू कर दी गई, अन्यथा शेरपुर के सामंत उस इलाके में बड़े पैमाने पर दलित संहार करने की तैयारी कर चुके थे। बनारस लौटने के 3 दिन के अंदर शेरपुर कांड का पूरा लंबा विवरण लिखकर दिल्ली से प्रकाशित होने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार जनयुग में छपने के लिए भेजा, किंतु उसमें नहीं छप सका, या हो सकता है छापा ना गया हो, क्योंकि पहले भी वे कह चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर उनके नजर में कम्युनिस्ट पार्टी में कोई अहमियत नहीं रखते थे। जब वे नहीं रखते थे, संविधान निर्माता कोई अहमियत नहीं रखते थे, तो जाहिर सी बात है जिनको अधिकार मिले हैं संविधान की बदौलत, वो क्यों उनके नजरों में चढ़ने लगे। संयोगवश पार्टी के युवा शाखा की पाक्षिक पत्रिका युवा वेदी ने उस विवरण को छाप दिया। इस विवरण का शीर्षक था गाजीपुर की माई लाई, शेरपुर की चमटौली। स्मरण रहे कि माई लाई वियतनाम का एक गांव था, जहां 1967 में जनसंहार के बाद अमेरिकी सैनिकों ने उसे जला दिया था। बाद में इसे फैजाबाद से निकलने वाले अखबार जन मोर्चा, पटना से प्रकाशित जनशक्ति तथा कानपुर से प्रकाशित होने वाली उस समय की एकमात्र दलित मासिक पत्रिका निर्णय आदि में पुनः प्रकाशित किया गया था। उन दिनों सैकड़ों लोग मेरे लेख से द्रवित होकर मुझे चिट्ठियां भेजते रहे। मैं जब भी कोई ऐसी चिट्ठी पढ़ता, शेरपुर के खंडरों में रोते बूढ़े बुढ़िया, जानवरों के कंकाल तथा जले हुए अनाजों के ढेर मुझे अत्यंत विचलित कर देते थे। ठीक उसी समय डेनमार्क के 2 शोध छात्र BHU आए। वे भारत में चल रहे छात्र आंदोलन पर एक किताब लिख रहे थे। उन्होंने उप कुलपति डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली से मिलकर जानकारी लेनी चाहिए कि किससे मिलकर उनका उद्देश्य पूरा हो सकेगा। श्रीमाली जी ने उन्हें मेरे पास भेज दिया। उनमें से एक का नाम था डैन रेसेंड्रे हॉस्कॉल तथा दूसरे का नाम था हेनरी मूलर। भारत में चल रहे छात्र आंदोलनों के बारे में मैंने विस्तार से उन्हें जानकारी दी।
वे एक दिन करीब 6 घंटे तक मुझसे बहस करते रहे। पूरी जानकारी के बाद उन्होंने खुश होकर कहा कि किसी अन्य से बात करने की जरूरत नहीं, इसलिए वे किसी अन्य छात्र नेता से नहीं मिले। ये शायद इसलिए उनको लगा होगा क्योंकि तुलसीराम जी हर चीज को, हर इंसिडेंट्स को न्यूज़पेपर में छपी हेडिंग्स तक के साथ और डेट वाइज एक एक चीज को जानते थे, याद रखते थे। तो इसी के चलते शायद उन विदेशी छात्रों को भी लगा होगा कि किसी और के ब्यौरे की कोई जरूरत नहीं रही अब। संयोगवश मैंने अपने कमरे में उन्हें खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। डैन रेसेंडे ने तुरंत कहा कि वे एकदम इंडियन स्टाइल का खाना खाएंगे। मैंने मसालेदार सब्जी, अरहर की दाल, चावल तथा रोटी पकाई। दाल को देशी घी का तड़का दे दिया। उन दोनों ने सबसे ज्यादा दाल को ही पसंद किया। परिणाम स्वरूप उन्हें डायरिया हो गया। इन दोनों ने उनकी सब बड़ी बुरी हालत हो गई। मैं एकदम डर गया था। अतः तुरंत मैंने उन्हें बीएचयू अस्पताल ले गया तथा मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. वैश्य को बुला लाया। डॉक्टर वैश्य ने मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने तुरंत उन दोनों का इलाज शुरू कर दिया और वे दूसरे दिन एकदम ठीक हो गए। यह घटना मई 1975 के तीसरे सप्ताह की है। बाद में वो दोनों दिल्ली होकर डेनमार्क लौट गए और 6 महीने के अंदर डेनिश भाषा में उनकी किताब प्रकाशित हो गई, जिसमें विस्तार से मेरा जिक्र किया गया था। उसी समय मिर्जापुर के रेणुकूट स्थित बिरला की हिंदाल्को नामक फैक्ट्री में एक बड़ी हड़ताल हो गई। 10,000 मजदूरों वाली ट्रेड यूनियन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारका प्रसाद सिंह कर रहे थे। हड़ताली मजदूरों पर पुलिस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा सैकड़ों मजदूर गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए द्वारका प्रसाद सिंह भूमिगत हो गए थे। वे छिपते छिपाते बनारस आए और करीब 1 महीने तक मेरे हॉस्टल के कमरे में रहे। पूछने पर किसी को बताते थे कि वे धर्मेंद्र नामक पटना विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। लंबी हड़ताल समाप्त होने के बाद वे रेणुकूट लौट गए। उस साल एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि 12 अगस्त 1975 को AISF की स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने वाले थे। इस अवसर पर नागपुर में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन AB वर्धन ने किया था। यह सम्मेलन नागपुर विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था। देश भर से आए सैकड़ों छात्रों के बीच मुझे अपार हर्ष इसलिए हुआ कि सारे लोग मिलकर दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा सम्मेलन स्थल पर आते जाते हर दम लगाते रहते थे। इस सम्मेलन में S.A. डांगे ने भी संबोधित किया था। तो अब वो सम्मेलन क्या था और किस तरह का था, उसके आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में मेरी आवाज हो सकता है कमोबेश थोड़ी कम आए, क्योंकि गले में खराश की वजह से मैंने बहुत ज्यादा ऊंची या बुलंद आवाज में बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं समझती हूं कि आप मुझे इस चीज के लिए एक्सक्यूज दे देंगे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होती है। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।